नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी न्यूज मित्रों का सत्ता में। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां सभी एक साथ। आज सत्ता में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मौन साधना की जिससे विपक्ष के नेता थोड़े परेशान हैं, चिंतित हैं कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में चुपचाप ध्यान लगाते हुए वोटरों पर असर न डाल दें। इंडिया गठबंधन को पीएम मोदी की साधना पर क्या आपत्ति है, ये विस्तार से बताएंगे। वहां पर लाइव भी जाएंगे वैसे अभी। इसके बाद उस सीए की बात होगी जिसके नागरिकता वाले सर्टिफिकेट बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में दिए गए हैं, लेकिन सियासी कलेश उस बंगाल को लेकर मचा है जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि सीएए लागू नहीं होने देंगे। टीएमसी और बीजेपी के बीच नाक की इस लड़ाई को गौर से देखेगा। आज सत्ता के कलेश में खबर प्रधानमंत्री मोदी के और केजरीवाल की जुबानी जंग पर भी आधारित है। पीएम ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से भ्रष्टाचार के पाठ पढ़े। इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, रील तैयार है। 7वें चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को एक भोजपुरी संदेश भी भेजा है। पीएम ने कहा कि इस बार का चुनाव नव काशी और विकसित भारत के निर्माण का भी चुनाव है और उनके लिए काशी भक्ति, शक्ति और विरक्ति की नगरी है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट भी शुरू हो गया है। कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। इस पर दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हर बार की तरह मंत्री आतिशी ने कहा है कि हरियाणा से यमुना में कम पानी छोड़ा जा रहा है। एक बड़ी खबर आजम खान को लेकर भी है, जिन्हें डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना लगाया। बस्ती खाली कराने के मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने 12 केस दर्ज कराए थे। और सत्ता में आज एक कुंजी उस एयर कंडीशनर पर है जो आपको इस भीषण गर्मी में राहत वाले ठंडे पल तो दे रहा है, लेकिन देश के 3 शहरों में यह एसी किस तरह बम बन गया है और एसी के बम जैसे धमाके से आपको क्यों और किस तरह सावधान रहने की जरूरत है, यह नोट करिएगा। सत्ता की शुरुआत आज उस मौन साधना से करते हैं जिस पर देश में आज सबसे मुखर और लाउड राजनीति हो रही। चुनावी लाउडस्पीकर भले ही शाम 5 बजे शांत हो गए हों, उनके कनेक्शन हटा दिए गए हों, लेकिन नेताओं के आरोपों के कनेक्शन वैसे के वैसे हैं और दावों के शोर में कहीं कोई कमी नहीं है। इस शोर को और ज्यादा बढ़ा दिया है पीएम मोदी के मौन साधना वाले एक फैसले ने, जिस पर विपक्ष की आंखें लाल हैं और शिकायतों की फाइल चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचने लगी है। 75 दिनों तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद आज प्रचार खत्म हो गया है। अब नेताओं को 1 जून के मतदान और 4 जून के नतीजों का इंतजार है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भगवती देवी अम्मन मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। इसके बाद विवेकानंद शिला पहुंचे। अगले 48 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी इसी विवेकानंद शिला पर रुकेंगे। वहां पीएम ध्यान लगा रहे हैं और 1 जून को वापस दिल्ली आएंगे। 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग है। देश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान कार्यक्रम शुरू हो गया है जिसमें वो पूरी तरह से मौन रहेंगे। इसे मौन साधना भी कहा जा रहा है। इन दोनों घटनाओं पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक खास कुंजी तैयार की है जिसके 2 पक्ष हैं, एक राजनीतिक, दूसरा आध्यात्मिक। राजनीतिक कुंजी में हम आपको मौन साधना पर मुखर सियासत के बारे में बताएंगे और आध्यात्मिक कुंजी में हम आपको यह बताएंगे कि पीएम मोदी ने ध्यान के लिए कन्याकुमारी को ही क्यों चुना। यह कुंजी आपकी राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की जानकारियां बढ़ाने वाली है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। शुरुआत राजनीतिक कुंजी से करते हैं। शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद है। नेता अब कोई भी ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते जिससे वोटर प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में ज्यादातर नेता रणनीति बनाए या फिर थोड़ा आराम करेंगे। पीएम मोदी भी 75 दिनों के चुनावी भ्रमण के बाद आज से ध्यान लगा रहे हैं। वैसे तो पीएम मोदी ध्यान लगाएं या मौन साधना करें, विपक्ष का दावा है कि इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 जून को वोटिंग है और विपक्ष को लगता है कि ठीक वोटिंग से पहले और वोटिंग के दिन जब पीएम मोदी विवेकानंद रॉक पर मौन साधना कर रहे होंगे और टेलीविजन पर उसे लाइव दिखाया जाएगा तो वोटर प्रभावित हो सकते हैं।
इसीलिए वो चुनाव आयोग से अपील कर रहा है कि पीएम मोदी की मौन साधना का टीवी पर प्रसारण ना हो। इसके लिए कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और चुनाव आयोग से मांग की गई है कि 48 घंटे के साइलेंट पीरियड के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह आरोप भी लगाया है कि पीएम द्वारा मौन व्रत की घोषणा करना प्रचार या खुद को प्रसारित करने का तरीका है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस की लिखित शिकायत के अलावा पीएम मोदी पर बयानों के भी तीखे बाढ़ चलाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी क्या कहती हैं, ध्यान से देखिए। अगर पीएम मोदी भगवान है तो वो ध्यान क्यों करेंगे? दूसरे लोग उनके लिए ध्यान करेंगे ना। तेजस्वी यादव ने कहा पीएम कन्याकुमारी मार्केटिंग करने, फोटो खिंचवाने और शूटिंग करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि साधु संत ध्यान के लिए अकेले जाते थे लेकिन पीएम कैमरा लेकर जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि ध्यान लगाने की जरूरत 5-7 साल पहले थी, अब फुर्सत से ध्यान लगाते रहेंगे। विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। हर नागरिक का हक है ध्यान करना, भगवान के पास जाना। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ? हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं और बैठेंगे मेडिटेशन में। आप बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूँगा, गांधीनगर में रहूँगा कि अहमदाबाद में रहूँगा, कहाँ रहूँगा, मेरे खिलाफ जेपीसी की जांच जो होगी। इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? लेकिन जो गांजा लेने वाले, वीड पीने वाले हैं जो शांति के लिए, उनको इस मेडिटेशन का आध्यात्मिक महत्व समझ में नहीं आएगा। इस व्यक्ति ने 7 चरण में भैंस, मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक की बात की हो तो उसको तो आत्मचिंतन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन मैंने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान में जब 8-10 कैमरा होता है ना तो व्यवधान हो। तो प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। और अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधे देखिए। प्रधानमंत्री जहां पर गए हैं वहां की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, उससे पहले रामकृष्ण परमहंस जी की प्रतिमा, तस्वीर, उसके आगे उन्होंने नमन किया। और ये तस्वीरें जरा फुल फ्रेम पे दिखाइए। कन्याकुमारी से लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। सुरभीर इस वक्त हमारे साथ है। सुरभीर, वहां से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। एक एक अपडेट दीजिए, क्या कुछ हो रहा है, क्या होगा इन 48 घंटों में? अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें हमने देखा किस तरीके से उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी की तस्वीर के आगे नमन किया, फिर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। एक एक चीज बताइए हमें। बिल्कुल, मैं ये सीधी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। तेज़ हवाओं के बीच जिस तरीके से यहाँ मौसम है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ सीधे आप देखेंगे प्रधानमंत्री अंदर यहाँ पर अब मेडिटेशन, जो ध्यान साधना है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और
जिस तरीके से फिलहाल पूरी जानकारी आई है, हम अब प्रधानमंत्री को यहाँ इस परिसर से बाहर आते हुए देखेंगे जून 1 दोपहर को, और वो वक्त होगा निशांत जब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी ध्यान साधना खत्म करने के बाद, क्योंकि घंटों की ये पूरी ध्यान साधना रहने वाली है, यानी प्रधानमंत्री अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर ही ध्यान साधना के दौरान रहने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अब शाम 6 साढ़े 6 बजे से हो चुकी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से आप इस बारे में जिक्र कर रहे थे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल को चुनने के पीछे की वजह भी बहुत अहम है, और ये इसलिए भी क्योंकि उनकी वो जो प्रतिबद्धता है जिसके तहत वो देश के लिए विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करने की बात करते हैं, यही एक सबसे बड़ा मैसेज आज उनकी मौजूदगी के जरिए यहाँ से निशांत जा रहा है। और क्योंकि आप मुझसे अभी फिलहाल आगे का कार्यक्रम पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मंदिर था वहाँ पर दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री अब सीधा मेडिटेट करने के लिए यही विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर ही रहने वाले हैं। हालांकि अंदर की तस्वीरें थोड़ी देर बाद हमारे सामने और ज़रूर आएंगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री घंटों इसी तरीके से ध्यान साधना करने वाले हैं। लेकिन अब हमारे कैमरे पर वो तस्वीर आप सीधे देख पाएंगे जून 1 को, क्योंकि वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री बाहर आएंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ज़्यादा कैमरा एक्सेस अंदर नहीं है, प्रधानमंत्री का ये मेडिटेशन का टाइम रहेगा, ध्यान साधना का वक्त रहेगा, तो घंटों की ध्यान साधना के बीच ये फिलहाल पहली तस्वीर सामने आई है। लेकिन ये पूरा एक चुनाव प्रक्रिया जारी है, ऐसे में विपक्ष को यह डर हो सकता है कि पीएम मोदी का मौन भी बीजेपी को वोट दिला सकता है। इसीलिए विपक्षी दल कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं है। खैर, इस राजनीतिक कुंजी से आगे अब आध्यात्मिक कुंजी की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने वाले हैं, ये वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैर कर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया और तप किया था। स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 के दिन कन्याकुमारी पहुंचे थे। 1892 समुद्र तट से इस चट्टान तक 500 मीटर की दूरी उन्होंने तैर कर तय की थी। 25 से 27 दिसंबर तक इसी चट्टान पर उन्होंने ध्यान लगाया था। 1970 में इसी स्थान पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया था। स्थानीय लोग इस जगह को श्रीपद पराई भी कहते हैं। विवेकानंद रॉक के पास तमिल कवि वल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहां 2 घंटे तक ध्यान लगाया था। कहा जाता है कि इस शिला पर तप करने का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर खासा प्रभाव पड़ा। यहीं उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। पीएम मोदी भी विकसित भारत की बात कर रहे हैं और वो इस जगह पर ध्यान करने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी कन्याकुमारी के पास विवेकानंद रॉक पर किस तरह से ध्यान लगा रहे हैं, ये हम आपको अभी दिखा रहे थे। लेकिन इस सब के बीच में कन्याकुमारी में मौजूद इस विवेकानंद शिला का महत्व ऐतिहासिक है ही नहीं, पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इस स्थान पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती ने यहीं पर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी। देवी पार्वती को देवी कन्याकुमारी कहा गया। कन्याकुमारी के नाम पर इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा और इसी कन्याकुमारी से 500 मीटर की दूरी तक विवेकानंद शिला। भारत के इस दक्षिण छोर का एक और महत्व यह है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं भी मिलती हैं। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। यह स्थान अब पर्यटन का भी केंद्र। काफी बड़ी तादाद में यहां पर सैलानी आते हैं विवेकानंद मेमोरियल में। पीएम मोदी पिछले 3 चुनाव से हर चुनाव के आखिरी चरण से पहले साधना के लिए जाते हैं। 2019 में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के बाद केदारनाथ धाम की एक गुफा में ध्यान लगाया था। पीएम मोदी यहां 18 मई 2019 को गए थे। प्रधानमंत्री के जाने के बाद ये काफी चर्चा में आ गई थी। भगवा वस्त्रों में पीएम मोदी का ध्यान वाला वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। 2014 में चुनाव प्रचार के खत्म होने पर पीएम मोदी प्रतापगढ़ के दौरे पर गए थे, जहां शिवाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेना और जनरल अफजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना के बीच जंग हुई थी। यह बात भी दर्ज है कि यहीं शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। इस बार पीएम मोदी कन्याकुमारी में है और वहां विवेकानंद शिला पर ध्यान लगा रहे हैं। राजनीति में अगर बात करें तो शब्दों वाली साधना 75 दिनों तक चली। पीएम मोदी जब शब्द साधना कर रहे थे तब भी सियासत में ट्रेंड कर रहे थे और अब जब मौन साधना कर रहे हैं तो भी ट्रेंड कर रहे हैं। इस सब के बीच में सत्ता में अब बात करते हैं उस कानून की
जो करंट की तरह विपक्षी नेताओं को झटके दे रहा है। इस बार यह झटका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात सीए की हो रही है। वैसे तो पूरा विपक्ष सीए का विरोध कर रहा है, लेकिन इसके विरोध में सबसे ज्यादा चिंगारियां पश्चिम बंगाल से निकली और सबसे आक्रामक रुख ममता बनर्जी का दिखा। लेकिन ममता के इस तेवर के बावजूद चुनावों के बीच सरकार सीए को लेकर फटाफट एक्शन में। इस खबर पर हमने सत्ता की संक्षिप्त और चकाचक पूंजी बनाई है। पश्चिम बंगाल में सीए वाले सर्टिफिकेट बंटने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार सीए के तहत नागरिकता दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीए तहत कई लोगों को नागरिकता दी। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तीनों राज्यों के आवेदकों को संबंधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति की ओर से नागरिकता दी गई है। हालांकि कुल कितने लोगों को नागरिकता दी गई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। इससे पहले 15 मई को सीए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। सिर्फ 36 घंटे में आखिरी चरण का चुनाव होना है। पूरे देश को 4 जून का इंतजार है। टीएमसी के नेता इसी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पर वोट के लिए धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे तो यह आरोप ममता बनर्जी भी लगाती रही हैं। आपको याद दिला दें कि सीए को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि वो यूसीसी, एनआरसी और सीए को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। अब जब बंगाल में सीए के तहत नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है तो देश का सियासी तापमान मौसम के तापमान को भी पीछे छोड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 जारी किया था। उसके बाद से बयानों का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए सीए के बंगाल वाले एपिसोड में कितनी आग है। এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় 1000 বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না। क्या इस देश में अब कोई मायका लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके? ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। देखिए, 7th फेज चुनाव का पहले और एक ड्रामा है बीजेपी का। हम लोग शुरू से कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी धर्म के आधार पे सिटीजनशिप देने का कोई प्रोविजन नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, जो लोग अप्लाई किए हैं उनका अगर रिजेक्ट हो गया, सुनने में आ रहा है बहुत ऐसे आदमी हैं जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया, उन लोगों का नतीजा क्या होगा? क्या उन लोगों को असम जैसा डिटेंशन कैंप पे रहना पड़ेगा? और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे। ममता बनर्जी बहुत दिनों से चिल्ला रही थी कि हम सीए नहीं लागू होने देंगे, नहीं लागू होने देंगे। हम पहले से ही बोल रहे थे कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। कल इतने सारे लोगों को, पश्चिम बंगाल के भी लोगों को सीए के द्वारा नागरिकता दी गई और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई। आगे भी दिया जाएगा, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएगी। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। सत्ता में अब न्यूज मित्रों के उस मित्र की बात जो इस भीषण गर्मी में उनका सबसे बड़ा साथी है। लेकिन जब इस साथी का सही से ख्याल ना रखा जाए, इसके रखरखाव में लापरवाही की जाए, तो ये कितना नुकसान कर सकता है, इसके सबूत आज देश के 3 शहरों से आए हैं। हम बात कर रहे हैं उस एयर कंडीशनर की जिसका इस्तेमाल इस वक्त सभी न्यूज मित्र अपने घर में, दफ्तर में या फिर कार में करते होंगे। लेकिन
कूल रखने वाला यही एसी कैसे एक बम बन सकता है, इसे नोट करिएगा। आज उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में इसी एसी बम ने कई लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। नोएडा के सेक्टर 100 की एक सोसाइटी में एसी में जबरदस्त धमाके के बाद ऐसी आग लगी कि पूरा का पूरा घर आग के शोलों में तब्दील हो गया। फ्लैट के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया और इसका असर इस फ्लैट से जुड़े दूसरे घरों में भी हुआ, क्योंकि वहां भी आग की लपटें पहुंच गईं। इसके अलावा आज झांसी और बरेली में भी एसी वाले इस धमाके ने लोगों को हिला दिया। झांसी के एक बैंक में लगे एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ, जबकि बरेली के रेलवे स्टेशन पर सेना के मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस में एसी फट गया और इससे काफी नुकसान हो गया। बस इन तीनों हादसों के बीच कोई राहत की खबर आई तो वो ये कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। चुनावी रैलियों और सत्ता के कलेश के बीच ये खबर आज बहुत सारे लोगों को छोटी लग रही होगी, लेकिन इस खबर में आप सभी न्यूज मित्रों के लिए बड़े बड़े और खतरनाक संकेत हैं। इसीलिए हमने इसे सत्ता में प्राथमिकता दी है और आपको एसी बम से सावधान करने वाली कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले एक रील जिसमें घर में लगे एसी बम वाली टिक टिक है। बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है, लोग एसी चला रहे हैं, तो ये आग भी जो है एसी की वजह से लगी थी। स्प्लिट यूनिट का इंडोर यूनिट ब्लास्ट हुआ था, वो आग जो है वहाँ के नीचे रखे टेबल में फैल गई थी और उससे जो है पूरे रूम में फैल गई। आग पता नहीं चल रहा था, अंदर एक कोने में स्पिरिट एसी के ब्लास्ट होने से आग लगी हुई थी। तो हमारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत के बाद सूझबूझ के साथ वहां तक पहुंचे और आग को पूर्ण से बुझाया। सवाल यह है कि आखिर कोई एसी अचानक बम क्यों बन जाता है? तो इसके पीछे कुछ अहम वजह हो सकती हैं जिससे आप एयर कंडीशन में ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। जैसे एसी में ब्लास्ट की सबसे बड़ी वजह होती है गैस लीकेज। सभी एसी में रेफ्रिजरेंट गैस का इस्तेमाल होता है जो हवा को ठंडा रखने का काम करती है, लेकिन अगर इसमें किसी तरह का लीकेज हो और किसी कारणवश ये गैस किसी शॉर्ट सर्किट या स्पार्क के संपर्क में आ जाए तो एसी फट सकता है। इसीलिए ध्यान से एसी की गैस लीक नहीं होनी चाहिए। एसी फटने का दूसरा कारण खराब मेंटेनेंस है, इसीलिए एयर कंडीशन को वक्त पर सर्विस कराना चाहिए और किसी भी दिक्कत में तुरंत चेक करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि एयर कंडीशनर के कंडेंसर कॉइल में धूल या गंदगी ना जमा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हीट अच्छे से पास नहीं होगी और ऐसे में भी एसी फट सकता है। एसी को बहुत लंबे वक्त तक चलाने से भी बचना चाहिए। दिन के वक्त कोशिश करें कि कुछ घंटे बाद एसी को 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर दें और दोबारा चलाएं। एक और जरूरी बात, एसी की इंडोर यूनिट में जो फिल्टर लगे होते हैं उन्हें भी 15 से 20 दिनों में जरूर साफ करें, जिससे हवा अच्छी तरह पास हो। इसके अलावा अगर वोल्टेज कम या ज्यादा होता है तो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। एसी ब्लास्ट वाले खतरे से बचने के लिए हमने अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए एक डेमो भी किया है, एक्सपर्ट से बात की है। इस पर भी आपको एक रील जरूर देखनी चाहिए। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी है, तापमान 50 या उसके पार जा रहा है। ऐसे में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है कि एसी में जो है ब्लास्ट हो रहा है। एक तो गर्मी 50 टेम्परेचर तक गर्मी होती है और 50 टेम्परेचर चला जाता है। दूसरा, कई जगह पे ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर जो उसका आउटडोर है उसको सीधा सीधा सूरज की किरणों के सामने रख दिया जाता है। जैसे कि कोशिश ये होनी चाहिए अपनी कि उसको शेड के नीचे रखा जाए, प्लस जो इसकी गैस निकल रही है गर्म, वो प्रॉपर निकले उसमें से। अगर वहाँ पर भी कोई ब्लॉकेज है तो फिर उसमें फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंप्रेशर जो होता है इसके अंदर वही सारा कुछ मैनेज करता है। तो दिखा के बताएंगे। यहाँ देखिए, ये इसमें कंप्रेशर है, ये वाला, ये रोटरी कंप्रेसर एक्चुअली। इस कंप्रेशर के अंदर जो होता है हम गैस डालते हैं और यही गैस को सर्कुलेट करता है। एक तरफ हाई प्रेशर रहता है और एक तरफ लो प्रेशर रहता है। तो जो लो प्रेशर होता है वो इंडोर में रहता है और हाई प्रेशर जो आउटडोर में रहता है।
आउटडोर में हाई प्रेशर होने की वजह से उसके अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो और ये डबल प्रेशर बन जाता है। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ब्लास्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको हमेशा शेड में रखें, ओपन एरिया में रखें, इसकी जो हीट निकल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो सके, और कम से कम इसको साल में 2 बार सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। जो इसके पैड हैं वो भी अंदर इनर जो पैड होते हैं उनको भी ये आउटडोर है। अच्छा, ये आउटडोर जो इनर पैड है वो भी अगर हम मान लो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसको निकाल के वॉश कर लेते हैं तो फिर उसकी ब्लॉकेज हट जाती है। ये मशीनें 24/7 चलाने के लिए नहीं बनी है, ये छोटे यूज़ के लिए बनी है। अब दिक्कत ये है कि हमें चलाना पड़ रहा है, तो उसके लिए जो सबसे सेफ हिदायत ये है कि इसको 3-4 घंटे 5 घंटे चलाने के बाद इसको आराम दिया जाए, इसको ठंडा होने दिया जाए, क्योंकि अगर ये ओवरहीट होता है तो इसमें दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ते हैं। और सत्ता में अब हम आपको पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती का LIC प्रीमियम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक स्लोगन की बहुत चर्चा हो रही है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और यह स्लोगन है भारत की सरकारी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का। बहुत सारे न्यूज मित्रों के पास LIC की कई पॉलिसी भी होंगी, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि भारत की LIC हमारे 3 पड़ोसी देशों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जितना पैसा LIC के पास है उतना पैसा मिलाकर इस वक्त 3 देशों के पास नहीं है। दरअसल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का फंड साइज 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सालाना आधार पर देखें तो LIC की संपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 16.48% बढ़ गई है, लगभग 16.5%। और यह आंकड़े इस वक्त जिस देश को सबसे ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं वो है पाकिस्तान, जो अपनी तुलना भारत से करने की गलती करता है, परमाणु वाली धौंस दिखाता है। लेकिन सच यह है कि हमारी सरकारी कंपनी LIC ही पूरे पाकिस्तान पर अकेले भारी है, क्योंकि न्यूज के नंबर गेम में LIC का फंड साइज पाकिस्तान की GDP से करीब दोगुना है। LIC का फंड 51,27,460 करोड़ का है, और इसके मुकाबले पाकिस्तान की GDP है 28,14,120 करोड़। डिफरेंस देखिए। लेकिन आज जब हमने पाकिस्तान वर्सेस LIC पर रिसर्च की तो एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, और वो है कि पाकिस्तान की फौज से जुड़ा हुआ यह आंकड़ा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी फौज में जवानों की संख्या 6,60,000, लेकिन भारत की LIC के एजेंटों की फौज ही इससे 2 गुनी ज्यादा है, क्योंकि LIC के पास इस वक्त 13,47,000 एजेंट हैं। अब हम आपको बताते हैं वो कौन से देश हैं जिनकी GDP मिलाकर भी LIC के फंड के साइज के बराबर नहीं हो रही है। LIC का फंड साइज है 51,27,460 करोड़ का, जो पाकिस्तान, ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की GDP को मिलाकर भी कहीं ज्यादा है। ये देखिए नंबर्स, 28.14 लाख करोड़, ये देखिए। नेपाल 3.67 लाख करोड़, और यहां पर 6.23 लाख करोड़। अब हम आपको LIC की यात्रा पर एक छोटी सी कुंजी दिखाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तब केंद्र सरकार की ओर से LIC को 5 लाख रुपए दिए गए थे, और मौजूदा वक्त में LIC देश की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। मौजूदा वक्त में देश में LIC के 28 करोड़ 30 लाख पॉलिसी धारक हैं। यानी LIC की सत्ता पाकिस्तान की सत्ता के साथ साथ 3 देशों पर अकेले भारी पड़ रही है। और अब न्यूज मित्रों के लिए सत्ता का रिमाइंडर जो आपके लिए बहुत काम का है। कैशलेस इलाज पर बीमा नियामक एवं
विकास प्राधिकरण की ओर से एक सर्कुलर जारी हुआ है जो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा है। ध्यान से देखिएगा, नए नियमों के मुताबिक अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कैशलेस क्लेम 3 घंटे में क्लियर करना होगा। यानी कंपनी को हॉस्पिटल से मरीज की डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर क्लेम पास करना होगा। अगर इस क्लेम को सेटल करने में 3 घंटे से ज्यादा की देरी होती है और मरीज को अस्पताल से देरी से डिस्चार्ज किया जाता है तो अस्पताल का एक्स्ट्रा चार्ज इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अब 1 घंटे में पॉलिसी धारक को कैशलेस इलाज की अनुमति देनी होगी। नए दिशा निर्देशों के तहत अगर अस्पताल में भर्ती किसी पॉलिसी धारक की इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो कंपनी को क्लेम सेटलमेंट तत्काल शुरू करना होगा और अगर पॉलिसी पीरियड में बीमा धारक कोई क्लेम नहीं लेता है तो उसे अगले वर्ष पॉलिसी रिन्यू के दौरान नो क्लेम बोनस देना होगा। सोचिए, तो ये है हमारी सत्ता में आज की बड़ी खबरें। लेकिन अगली खबर बताने से पहले हूटर जी आ गए हैं। हमारी रील्स को शेयर करिए। नमस्कार।